नमस्कार बच्चों, जय ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की ज्योग्राफी और आज का टॉपिक रहेगा अपना द्वितीय क्रियाएं, लेसन नंबर 5। कौन सा है? लेसन नंबर 5। इससे पहले मैंने 4 लेसन है यूट्यूब पर फ्री करवा दिए और आज का है अपना लेसन नंबर 5 है द्वितीय क्रियाएं। तो बिना देरी के क्लास शुरू करते हैं और क्लास के एंड तक बने रहना। और नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन और शेयर कर दो और लाइक कर दो भाई, ठीक है। तो आपको हेडिंग लगानी है द्वितीय क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं भाई। देखो द्वितीय क्रियाएं क्या होती है, पहले इस बात की चर्चा करेंगे हमने। इस लेसन से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आना है और विश्व का मैप भी लगभग यहीं से पूछा जाता है। तो अच्छा लेसन है, ईमानदारी से पढ़ना। द्वितीय क्रियाएं की बात करें हमने तो प्रकृति द्वारा प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, देखो परिभाषा लिखो, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके सीधा उपयोग न करके, यानी सीधा उपयोग न करके प्रकृति द्वारा संसाधन जो अपने को प्राप्त होते हैं उनका हम सीधा उपयोग न करके मानव द्वारा परिष्कृत व परिवर्तित करके उसे उपयोग योग्य बनाने संबंधी बनाने संबंधी क्रियाओं को द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। बनाने संबंधी क्रियाएं द्वितीय क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके मानव द्वारा परिवर्तित करके उसे उपयोग योग्य बनाने की जो संबंधी क्रियाएं हैं उसको क्या कहा जाता है? द्वितीय क्रियाएं कहा जाता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, जो द्वितीय क्रियाएं कौन कौन सी वो देखो, हेडिंग लगाओ द्वितीय क्रियाएं। शानदार नोट्स बना लो भाई, अच्छे नोट्स बनाओ और अच्छी तरीके से नोट्स बनाने आपको सुंदर साफ, ठीक है, जिससे परीक्षा में आपके कोई दिक्कत नहीं आए। शानदार क्लास होने वाली है भाई, क्लास को लाइक और शेयर कर देना, बार बार नहीं करना पड़े, मैं वैसे भी नहीं बोलता हूं। तो द्वितीय क्रिया की बात करूं तो एक तो आएगा विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग से संबंधित जितने भी, विनिर्माण का अर्थ है कि कच्चे माल को मशीनों द्वारा या मानव शारीरिक क्रियाओं द्वारा उसको मूल्यवान बनाकर निर्माण किया जाता है, वो क्या होती है? विनिर्माण होता है भाई। फिर आता है निर्माण उद्योग, ठीक है, निर्माण उद्योग। एक आता है प्रसंस्करण उद्योग। ये 3 है इसके अंदर जी। इसके अलावा आएगा वो इसका उत्तरी रहेगा कि पूछे कि निम्न में से द्वितीय क्रियाएं हैं तो विनिर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग और प्रसंस्करण उद्योग है, ठीक है। एक बात नोट लगा लिख लो यहां, द्वितीय क्रियाओं में काम करने वाले श्रमिक क्या कहलाते हैं? द्वितीय क्रियाओं में काम करने वाले जो श्रमिक है ब्लू कॉलर कहलाते हैं, नीला कॉलर कहलाते हैं। तो लिखो द्वितीय क्रियाओं में
काम करने वाले श्रमिक, काम करने वाले श्रमिक, ब्लू कॉलर यानी नीला कॉलर श्रमिक कहलाते हैं, श्रमिक कहलाते हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि द्वितीय क्रियाओं में काम करने वाले जो श्रमिक है वो क्या कहलाएंगे भाई, कौन से कॉलर कहलाते हैं, ब्लू कॉलर कहलाते हैं। कैसे, ब्लू यानी नीला कॉलर कहलाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, द्वितीय क्रियाओं की विशेषताएं लिखिए आप। द्वितीय क्रियाओं की विशेषताएं, विशेषताएं क्या है इनकी, द्वितीय क्रियाओं की, द्वितीय क्रियाओं की विशेषताएं, देखो द्वितीय क्रियाओं की विशेषता क्या है। अगर हम बात करें, ये भी हम विशेषता में लिख सकते हैं, ये वाली, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, फिर भी मैं अलग लिखाऊंगा आपको। देखो द्वितीय क्रियाओं की विशेषता है, पहले लिखो द्वितीय गतिविधियों द्वारा, एक नंबर हो जाएगी इसमें, द्वितीय गतिविधियों द्वारा, द्वितीय गतिविधि द्वारा प्राथमिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है भाई, द्वारा प्राथमिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है सर। दूसरी बात, प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर, कच्चे माल का अरूप बदलकर, कच्चे माल का रूप बदलकर द्वितीय क्रियाएं उसे मूल्यवान बना देती है, द्वितीय क्रियाएं उसे मूल्यवान बना देती है, ठीक है। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले जो कच्चे पदार्थ है या कच्चे माल है, उसका रूप बदलकर द्वितीय क्रियाएं मूल्यवान बना देती है भाई, क्या बना देती है, मूल्यवान बना देती है, ठीक है। जैसे हम बात करें उदाहरण की, जैसे देखो आप, जैसे में क्या है, जैसे कपास का सीमित उपयोग, कपास का सीमित उपयोग है, कपास का क्या है, सीमित उपयोग है भाई, परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद, परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद, यानी जब कपास से धागा बन जाएगा, परिवर्तित होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है, क्यों हो जाता है भाई, क्योंकि कपास से रुई से हम धागा बनाते हैं और धागे से कपड़ा बनता है। अब कपड़ा देख लो फिर मूल्यवान हुआ कि नहीं हुआ, और उसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है ना, और उसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। उसका का मतलब है कपास, यानी धागे का, कपास से धागा बनाओ, उसका उपयोग वस्त्र बनाने में करते हैं, ठीक है सर। एक तो ये कपास का हमने उदाहरण ले लिया है, एक उदाहरण और लो, हम लेते हैं लोहे का उदाहरण। किसका लेते हैं, लोहा जो एस होता है,
और लोहे ऐसे से हम लोहा इस्पात बनाते हैं, इस्पात में परिवर्तित करने के बाद वो मूल्यवान हो जाता है, मूल्यवान होने के बाद उससे हम कोई भी बना सकते हैं। जो लोहे की मशीनें आती हैं उसका उपयोग कई प्रकार की मशीनों और औजार बनाने में भी किया जाता है। तो लोहे का उदाहरण ले लो, लोहा अयस्क का, लोहे अयस्क का लोहे इस्पात, लोहे इस्पात में में परिवर्तित करने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है, यह मूल्यवान हो जाता है, और मूल्यवान होने के बाद देखो इसे, फिर इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनों, इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनों व औजार बनाने में किया जाता है, भाई। ठीक है, ठीक है सर। आगे बात सुन में दोबारा सुन लो। द्वितीय क्रियाएं क्या होती है कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके मानव द्वारा परिष्कृत या परिवर्तित करके उसे उपयोग योग्य बनाने संबंधी क्रियाएं क्या कहलाती है? द्वितीय क्रियाएं कहलाती है। यह बात आपको समझ में आ गई। फिर द्वितीय क्रियाएं है कौन सी? विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग का हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, यहां मैं लिख रहा हूं शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ यानी विनिर्माण उद्योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हाथ से बनाना है भाई, हाथ से बनाना। शाब्दिक अर्थ क्या है? हाथ से बनाना। विनिर्माण आ जाएगा, उसके बाद प्रसंस्करण उद्योग आ जाएगा। और द्वितीय क्रियाओं में काम करने वाले जो श्रमिक है वो नीला कॉलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नीला कॉलर कहलाते हैं। फिर उसके बाद इसकी विशेषताएं आती है। द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राथमिक जो संसाधन होते हैं उसका मूल्य बढ़ जाता है भाई। जो द्वितीय क्रियाएं करेंगे हम, जो प्राथमिक उत्पाद हमें कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, द्वितीय क्रियाओं लेने के बाद यानी विनिर्माण करने के बाद उसका मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर द्वितीय क्रियाएं उसे मूल्यवान बना देती है। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछेगा कि प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर कौन सी क्रियाएं उसे मूल्यवान बना देती है? तो आपका उत्तर रहेगा द्वितीय क्रियाएं। कौन सा रहेगा? द्वितीय क्रिया रहेगा। जैसे कपास का सीमांत उपयोग होता है, पता है, लेकिन उसको धागे में परिवर्तन करने के बाद उसका मूल्य बढ़ जाता है, यानी धागे से कपड़ा बनाया जाता है, वस्त्र बनाया जाता है। लोहा इसका उदाहरण ले हम, लोहा इस्पात में परिवर्तित करेंगे। लोहा इस्पात में परिवर्तन होने के बाद उससे हम लोहे से बनी हुई चीजें बना सकते हैं, मशीनें हैं, औजार है, अन्य प्रकार की बहुत सारी चीजें अपने घरों में अपने देखते हैं लोहे से बनी हुई चीजें हैं, तो उनका उपयोग करते हैं और उनका मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं। अब हेडिंग लगाओ विनिर्माण। क्या लगाना है? विनिर्माण हेडिंग लगाओ भाई आप। विनिर्माण, विनिर्माण उद्योग। सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि विनिर्माण उद्योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है विनिर्माण उद्योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पहला प्रश्न आप बना के लिखिए कि विनिर्माण उद्योग का शाब्दिक अर्थ। ठीक है भाई, विनिर्माण उद्योग का शाब्दिक अर्थ वैसे पीछे मैंने लिखा है कि विनिर्माण उद्योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हाथ से बनाना है। क्या है? हाथ से बनाना। यहां आ जाएगा हाथ से बनाना, हाथ से बनाना, ये विनिर्माण उद्योग का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है भाई, ओके। फिर विनिर्माण उद्योग का आशय क्या है? यहां एक प्रश्न और लिखो, विनिर्माण उद्योग का आशय। विनिर्माण
उद्योग का आशय है। देखो, विनिर्माण उद्योग का आशय है किसी वस्तु का उत्पादन है, किसी वस्तु का उत्पादन है। बताओ इससे सरल और क्या होगा रे? इससे सरल और क्या बताऊं? है विनिर्माण उद्योग का शाब्दिक अर्थ हाथ से बनाना, आशय क्या है? किसी वस्तु का उत्पादन। अब लिखो विनिर्माण उद्योग का अर्थ। विनिर्माण उद्योग का अर्थ, विनिर्माण उद्योग का अर्थ। देखो विनिर्माण उद्योग का अर्थ क्या है? तो अर्थ तो सीधा सा ही है कि प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त सामग्री, प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त सामग्री, प्राप्त सामग्री को शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति द्वारा, यांत्रिक शक्ति द्वारा परिचालित औजारों की सहायता से, परिचालित औजारों की सहायता से, परिचालित औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा, एवं नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा किसी इंचित रूप, किसी इंचित अरूप, यानी अपनी इच्छा के अनुसार इंचित अरूप आकार, इंचित से लिखो भाई, गलत लिख दिया है, इंचित रूप आकार वाली वस्तु में बदलना, आकार वाली वस्तु में बदलना ही क्या कहलाएगा? विनिर्माण कहलाएगा। ही विनिर्माण उद्योग कहलाता है, ही विनिर्माण उद्योग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विनिर्माण उद्योग कहलाएगा। सुनो, विनिर्माण उद्योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उत्तर आया हाथ से बनाना। ठीक है, सीधा सीधा ऑप्शन में आएगा कि निम्न से विनिर्माण उद्योग का शाब्दिक अर्थ, तो वहां मिलेगा हाथ से बनाना, मशीनों से बनाना, जो भी इस प्रकार से। विनिर्माण उद्योग का आशय क्या है? किसी वस्तु का उत्पादन करना, किसी वस्तु का उत्पादन करना है विनिर्माण आशय। विनिर्माण उद्योग का अर्थ क्या है? तो हम बता सकते हैं कि प्राकृतिक उत्पादन से प्राप्त सामग्री का शारीरिक अथवा यांत्रिक, यांत्रिक का मतलब है मशीनों द्वारा, किसके द्वारा? मशीनों द्वारा, ठीक है, शक्ति द्वारा परिचालित औजार की सहायता से पूर्व निर्धारित, पहले निर्धारित करेंगे इसका बनाना क्या है, ठीक है, उसी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया द्वारा इंचित, अपनी इच्छा के अनुसार उस वस्तु का आकार बदलेंगे, और आकार बदलना उस वस्तु का क्या कहलाएगा? विनिर्माण उद्योग कहलाएगा। भाई क्या कहलाएगा? विनिर्माण उद्योग कहलाएगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखो आपने। उदाहरण हम क्या लेंगे भाई? उदाहरण देखो, यहां ले देता हूं उदाहरण। उदाहरण देखिए, विनिर्माण उद्योग का उदाहरण है हस्तशिल्प कार्य से लेकर, हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात, लेकर लोहे इस्पात
को गढ़ना, को गढ़ना, यहां लिख देता हूं भाई, को गढ़ना, ये हाथ से कार्य करना और फिर लोहे से वस्तुएं बनाना, ठीक है। प्लास्टिक के खिलौने बनाना, दूसरा उदाहरण क्या होगा, प्लास्टिक के खिलौने, खिलौने बनाना, बनाना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, ठीक है सर। और कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों, अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना, को जोड़ना व अंतरिक्ष यान निर्माण, अंतरिक्ष यान निर्माण पर, ये उदाहरण है। इसके उदाहरण थोड़े कठिन जरूर लेकिन याद रह जाएंगे। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना और कंप्यूटर के छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उनको जोड़ना और अंतरिक्ष यान का निर्माण करना, ये विनिर्माण में आता है साहब, ठीक है। फिर विनिर्माण की सामान्य विशेषताएं क्या है, हेडिंग लगाओ, विनिर्माण उद्योग की, विनिर्माण उद्योग की सामान्य विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं क्या है, विनिर्माण उद्योग की सामान्य विशेषताएं क्या है भाई, ठीक है। अगर हम विनिर्माण उद्योग के सामान्य विशेषताओं की बात करें तो देखो सामान्य विशेषताएं क्या रहने वाली है भाई, सामान्य विशेषताएं रहेगी आपकी कि एक तो आ जाएगा शक्ति का उपयोग होता है, इसमें किसका होता है, शक्ति का उपयोग होता है साहब, शक्ति का उपयोग, ठीक है सर, शक्ति का उपयोग हो गया। दूसरा किसका उपयोग होता है भाई, दूसरा एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन, विशाल उत्पादन, ठीक है सर। और इसमें कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, लिखो, इसमें कारखानों में विशेष श्रमिक जो कारखानों में विशेष श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं सर, ये इसकी सामान्य विशेषता है, ठीक है, ठीक है सर। आई बात समझे, एक लाइन नोट लगा के लिख लो भाई, एक लाइन नोट लगा के लिख, नोट लगाओ। और नोट में क्या है, नोट में ये लिखना है अपने को कि विनिर्माण आधुनिक शक्ति के, विनिर्माण आधुनिक शक्ति, विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी, साधन शक्ति के साधन एवं मशीनरी, हम मशीनरी के द्वारा पुराने संसाधन के द्वारा पुराने संसाधन कह दो या संसाधनों कह दो, ठीक है, पुराने संसाधनों द्वारा किया जाता है, या संसाधन द्वारा लिख लो, साधनों द्वारा किया जाता है भाई, किया जाता है, ओके। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन व मशीनरी द्वारा पुराने जो साधन होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, उसके बाद अपने नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो आगे नेक्स्ट प्रश्न अपना कौन सा है, प्रश्न है कि विनिर्माण को अब भी, प्रश्न लिखो, विनिर्माण को
अब भी शाब्दिक अर्थों में शाब्दिक अर्थों में शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है, में प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के देशों में विनिर्माण को आज भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर आएगा सर तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में। उत्तर क्या आएगा? तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में। तृतीय विश्व के जो अधिकांश देश है उनमें इसका उपयोग किया जाता है। भाई आज भी शाब्दिक अर्थों में विनिर्माण का, सर नोट लगा के इसका अर्थ बता दो। भाई हमें समझ में नहीं आया कि द्वितीय विश्व के अधिकांश देश कौन से हैं। देखो ये वे देश होते हैं जो विकासशील है, जहां आर्थिक और औद्योगिकरण विकास अभी भी पूरी तरह परिपक्व नहीं है, वो तृतीय विश्व के देश कहलाते हैं। तो लिखो वे देश जो विकासशील है, जो विकासशील है और जहां आर्थिक एवं आर्थिक और औद्योगिक विकास पूरी तरह परिपक्व नहीं है, अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं है। ठीक है ना, परिपक्व नहीं है, उन्हें तृतीय विश्व के देश कहा जाता है। उन्हें तृतीय विश्व के देश कहा जाता है। देश कहा जाता है। भाई ये आपसे प्रश्न पूछेगा नहीं कभी भी बोर्ड में। ठीक है, ये लाइन आपकी किताब में नहीं लिखी हुई, ये लिखा हुआ इतना इसलिए कई बच्चों के दिमाग में तृतीय विश्व के देश होते हैं कौन से, यानी ऐसे देश जो विकासशील है और वो आर्थिक और औद्योगिकरण के कारण उनका विकास अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इसलिए वो परिपक्व नहीं है, तो इस प्रकार के तृतीय विश्व के देश है वो कहलाते हैं। ठीक है सर। अब नेक्स्ट लाइन लिखोगे, वो आपके कॉपी में है भाई, किताब में है, हाँ वो लिखनी जरूरी है आपको। क्या है कि तृतीय विश्व के देशों में तृतीय विश्व के देशों में सभी निर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। चित्रण करना कठिन है। अच्छा ठीक है, मान ली कठिन है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है, जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को किया जाता है। जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है, कम जटिल तंत्र को लिया जाता है।
ठीक है, देखो तृतीय विश्व के देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना बहुत कठिन है। ठीक है, ये खालिस्तान में आ सकता है कि तृतीय विश्व के देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना खालिस्तान है कठिन। सरल मत लिख देना, कठिन आएगा यहाँ खालिस्तान में। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन को कम जटिल तंत्र से के लिए लिया जाता है। प्रश्न देखो कितना जबरदस्त बनाए, प्रश्न बनाए कि तृतीय विश्व के देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। क्यों कठिन है? क्यों? तो उत्तर आएगा क्योंकि इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है। प्रश्न सुनाई दे गया मैं क्या बोल रहा हूं? प्रश्न बोल रहा हूं कि तृतीय विश्व के देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन क्यों है? कठिन क्यों है? तो आपका उत्तर क्या आएगा? क्योंकि इनमें से औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या है भाई? एक बात और सुनो, जो बच्चे देख रहे हैं या बाद में देखेंगे जैसे भी है, अगर वो लिखना नहीं चाहते, नोट्स चाहिए, व्हाट्सएप पर आप कॉल करो। नंबर मेरे इसमें पता ही आपको वीडियो में आते हैं। अगर चाहिए किसी को मन लगा के पढ़ना चाहता है तो वो नोट्स मेरे से प्राप्त कर सकता है। पीडीएफ में भेज दूंगा, निकालना आपकी जिम्मेवारी। ठीक है, कोई कहता है हमें सर आप डाक द्वारा भेजो, तो भाई जो प्रिंट लगेगा, पैसा लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, प्रिंट निकाल के हम भेज देंगे। हाथ से लिखे हुए नोट्स है मेरे, और वहां से लिखे हुए आपको भेज देंगे जैसे जिस प्रकार के निकले, जैसे जितने पैसे लगते हैं। दोनों बुक होंगे। अभी एक बुक एकदम बिल्कुल रेडी है, दूसरी बुक पर काम चल रहा है। तो पहली बुक के कोई नोट्स लेना चाहेगा तो जितना पैसा उसका लगेगा 200-300 रुपये, और जो चार्ज डाक का लगता है वो उसके घर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ नहीं निकालना चाहता तो। आई बात समझे? ओके, अब चलो नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक बड़े पैमाने पर विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं। ये लिखो, प्रश्न लिखो। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। ठीक है, देखो पहली विशेषता क्या लिखनी है अपने को? विशेषताओं का वर्णन करना। ये प्रश्न आ चुका है 2025 के अंदर 4 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का? 4 नंबर का। ये बोर्ड में आ चुका है भाई, आपका इंपोर्टेंट है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर ये प्रश्न आ चुका है 2025 में 4 नंबर का आया था, तो इस बार भी आ सकता है, क्या पता। तो पहली है कौशल का विशिष्टीकरण। नाम लिख लो पहले, कौशल का विशिष्टीकरण। कौशल का विशिष्टीकरण कह दो, या कह दो उत्पादन की विधियां। उत्पादन की विधियां। ठीक है भाई। उसके बाद 2 नंबर आता है यंत्रीकरण। कौन सी विशेषता आती है? यंत्रीकरण आती है। 3 नंबर भाई सर, 3 नंबर आएगा आपका प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार। 4 नंबर आएगा आपका संगठनात्मक ढांचा। संगठनात्मक ढांचा व स्त्रीकरण, स्त्री एवं स्त्रीकरण, जो भी है तुम लिख लो। स्त्रीकरण चलिए घर ठीक हो गया। स्त्रीकरण। ठीक है, 5 नंबर अनियमित भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण ये है 5, और अपनों को याद रखने 4। पहले सुनो, कौशल का विशिष्टीकरण का मतलब होता है स्किल डेवलपमेंट। यानी हम हाथ से कोई वस्तु बनाएंगे
तो कम उत्पादित होगी और आदेश अनुसार बनती है। पैसा भी इसमें क्या लगता है, ज्यादा लगता है। अधिक उत्पादन का सीधा सीधा संबंध होता है बड़े पैमाने के उद्योगों से। किससे होता है? बड़े पैमाने के उद्योगों से, बड़े उद्योगों से होता है। और उसमें जब उद्योग भी बड़े हैं तो उत्पादन भी ज्यादा होगा, कुशल श्रमिक उसमें काम करेंगे और सामान में भी विशेषता होगी, उत्पादन में भी क्या होगी, विशेषता होगी। दूसरा आता है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। भाई कोई कार्य हम कर रहे हैं, उसमें किसका उपयोग करना? मशीनों का उपयोग करना। प्रौद्योगिकी नवाचार, यानी टेक्नोलॉजी की सहायता से उद्योगों में नवाचार लेके आना है। यानी इस प्रकार से उद्योग स्थापित करें कि जो अपशिष्ट कचरा है या प्रदूषण है वो नए, ठीक है ना। तो ज्यादा क्या है, नवाचार, प्रौद्योगिकी नई टेक्नोलॉजी लेके आए। संगठनात्मक ढांचा, संगठनात्मक ढांचा के अंदर कुछ विशेष विशेषताएं होती है। जैसे आधुनिक निर्माण की कुछ विशेषताएं इसके अंदर आती है। एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र है ये, और अत्यधिक विशेष प्रकार के श्रम विभाजन का भी इसमें किया जाता है। कुशल श्रमिक अलग होंगे, अकुशल श्रमिक इसमें अलग होंगे। उत्पादन की प्रक्रिया में भी अलग अलग होगा। इसमें ज्यादातर श्रमिक एक ही प्रकार का उत्पादन है वो ज्यादा करते हैं। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, बड़े संगठन होते हैं, ठीक है, ओके सर। फिर उसके बाद आता है अनियमित भौगोलिक वितरण। अनियमित भौगोलिक वितरण का मतलब है कि कुछ ऐसे उद्योग जो छोटे क्षेत्र में लगाए जाते हैं, 4-5 उद्योग होते हैं, उसमें 10, 15, 20 लोग काम करेंगे और लगभग उनके पीछे 50 से 100 लोगों का रोजगार है, वो रोजगार के पेट पोषण, पालन पोषण होगा। इस प्रकार के उद्योग ज्यादातर अपने अमेरिका में होंगे। जैसे मक्का की जो पेटी है वहां पर लगभग 2.5 वर्ग स्क्वायर के क्षेत्रफल के अंदर 3-4 उद्योग स्थापित किए जाते हैं और लगभग वहां पर 20 से 15-20 लोग काम करते हैं। उनके पीछे 50 से 100 लोग है वो अपना पेट भरते हैं। तो इस प्रकार से भी आधुनिक बड़े पैमाने की विनिर्माण की उद्योग विशेषताएं थी। इनका वर्णन मैं कल करूंगा। वर्णन कब करेंगे? अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही है, क्लास बड़ी हो जाएगी फिर, ठीक है। तो क्लास को लाइक और शेयर करके जाना और मैसेज करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो अच्छा, और अगर नहीं लगी तो भी हमें बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।